नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंप्लीट कर लिया है और उस चैप्टर के अंदर हमने कूलाम नियम की सहायता से और अध्यारोपण नियम की सहायता से हमने विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र के मान हमने ज्ञात किए थे अलग अलग कंडीशन में, और साथ साथ हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की भी चर्चा की। काफी सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें वहां से प्राप्त होते हैं। अब हम शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है गोस का नियम और उसके एप्लीकेशन, उसके अनुप्रयोग क्या है। कूलाम नियम क्या था, कहां पर वो अप्लाई होता है, क्या उसकी सीमाएं हैं, क्या उसके लाभ हैं, ये सभी बातें हमने क्लियर की। अब कहां पर गोस लॉ उपयोग होगा, उसकी हमें आवश्यकता क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है, हम ये चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम ये बातें करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों है, कहां अप्लाई होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको पूरा चैप्टर समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। उद्देश्य है वो हमें पता लग जाएगा कि हमें क्या करना है इस चैप्टर में। पहले चैप्टर में हमने क्या किया, सेकंड चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, क्या रिजल्ट हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब अपने को ये उद्देश्य पता होगा कि हम ये चीज प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उन चीजों को समझने में और याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीटली पूरा देखें, ताकि पूरा चैप्टर है उसका प्रत्येक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए और ये पता लग जाए कि आपको चैप्टर में करना क्या है। तो लेक्चर अपना पहला लेक्चर है इसका। सबसे पहले बात आती है कि इसकी आवश्यकता क्यों है, किसकी आवश्यकता, गोस लॉ की। गोस एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने दिया था, एक नियम दिया था विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का। वो कहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाएगा, विद्युत क्षेत्र तो कूलाम नियम से भी हम ज्ञात करते हैं, लेकिन ये कहाँ यूज होगा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इसकी आवश्यकता क्यों है, इससे पहले हम कूलाम नियम की सहायता लेते हैं। कूलाम नियम से हमने क्या ज्ञात किया था, दो स्थिर बिंदु आवेश से। यहाँ पर पहले उन्होंने विद्युत बल ज्ञात किया, फिर हम कहते हैं कि प्रत्येक आवेश विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। फिर हमने पहले बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया, फिर हमने दो आवेशों को विपरीत प्रकृति और समान परिमाण करते हुए एक डायपोल बनाया, डायपोल की सहायता से विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया। अध्यारोपण का सिद्धांत भी लगा के विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया, और अध्यारोपण के सिद्धांत में हमने कुछ इस प्रकार से ज्ञात किया कि एक चार्ज यहाँ पर है, उसके आसपास कई अन्य चार्ज हैं, तो वो सारे मिलके इस पे कितना चार्ज अपना विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, उसकी चर्चा हमने की थी। लेकिन मैं अब डिफरेंस बताऊंगा कि ये कहां पर लागू होगा, ये कहां पर लागू होगा। जितने भी बातें हमने पढ़ी, जैसे अध्यारोपण सिद्धांत पढ़ा, हम क्या कर रहे थे, अपना मूल बिंदु से इन सबको डिफाइन कर सकते थे हम, कि मूल बिंदु से इसका पोजीशन वेक्टर ये है, इसका पोजीशन वेक्टर ये है। इस प्रकार के आवेश जिनको हम अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, उनको विभक्त आवेश बोला जाता है। जो विभक्त, डिस्क्रीट विभक्त आवेश बोला जाता है। तो अध्यारोपण सिद्धांत जो कूलाम नियम में हमने पढ़ा था, पहले चैप्टर में पढ़ा था, वो विभक्त आवेश पर लागू होता है। यानी ऐसे आवेश जिनको आप अलग अलग डिनोट कर सकते हैं और उनकी सहायता से आप किसी एक आवेश पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल का मान बता सकते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आपके पास ऑब्जेक्ट हो, उस पर बहुत सारे आवेश हो और इतने ज्यादा आवेश हो कि घनत्व का पद में यूज करूं, वहां पे आवेश घनत्व की बात करें, जैसे सतत आवेश बोलूं मैं, कंटिन्यूस सतत आवेश, यानी कि इतने ज्यादा पास पास हो कि उनको अलग अलग डिफाइन करना अपने को कर ही नहीं सकते। ये मानो जैसे इस प्रकार से आवेश हो, इस प्रकार से इतने पास पास, तो क्या सभी को हम पोजीशन वेक्टर से डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हम अपना कूलाम नियम नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें एक नियम की आवश्यकता पड़ती है, जो गोस ने बताया था, जिसे गोस लॉ कहते हैं। अब मैं चर्चा करूंगा कि सतत आवेश क्या होता है। ये एक बड़ा टॉपिक अपने आप में ही, जिसके ऊपर ये अपना गोस लॉ अप्लाई होगा। सतत आवेश वितरण क्या होता है, उससे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि जैसे मान लो ये एक लीनियर वस्तु है, रेखीय वस्तु है, मार्कर है, इसकी हाइट जो है, लंबाई ज्यादा भी हो सकती है, मेरे पास अभी यही सुटेबल है। आप मानो कि चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी है, तो इस पे बहुत सारा आवेश है, यहाँ भी पता नहीं कितने आवेश है। तो क्या हम इसके यहां से मान लो इस चार्ज बॉडी से हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना चाहते हैं, तो ये पूरी बॉडी के अंदर तो बहुत सारा आवेश होगा और सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस बिंदु पर। तो हम एक एक को डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस पूरा इसको बोलते हैं सतत आवेश वितरण, यानी इसके ऊपर कंटिन्यूस चार्ज है वो लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, समाकलन विधि का प्रयोग करेंगे और यहां से एक अल्पांश लेंगे, पहले उस अल्पांश के कारण ज्ञात करेंगे, कूलाम नियम लगाएंगे और फिर उसका समाकलन विधि से टोटल इंटीग्रेशन करके टोटल ज्ञात करेंगे, जो भी इसकी लेंथ है। अब ये तो एक लीनियर 1D की बात आ गई। जब बात करूं मैं 2D की, तो जैसे एक बोर्ड है, ये बोर्ड है अपना पूरा,
ये बोर्ड अगर चार्ज है, पूरा चार्ज है, तो क्या हम एक एक चार्ज को मूल बिंदु से डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और ये जो बोर्ड है, मान लो ये पूरा चार्ज है जब है, तो ये भी पूरा का पूरा किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा। तो इन सब चीजों के लिए हमें गॉस लॉ का उपयोग करना पड़ता है। उसके अलावा जैसे 3D की बात करूं तो कोई घन हो, कोई गोला हो, गोला जो है वो दो प्रकार से हो सकता है, खोखला भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है। तो ये सब चीजें जो 1D 2D 3D हो, जिन पे आवेश सब सतत रूप से वितरित होता है, जिनको अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इन चीजों के लिए विद्युत क्षेत्र बताने के लिए अपने को किसकी सहायता लेनी पड़ती है? गॉस लॉ की सहायता लेनी पड़ती है। और हम इस चैप्टर में गॉस लॉ की सहायता से ऐसी बॉडी पर, यानी लीनियर हो, 2D हो, यानी कोई सरफेस हो, पृष्ठ हो, या कोई वॉल्यूम आयतन वाली चीज हो, जैसे हम इसमें उदाहरण लेंगे बेसिकली अपने गोले का, तो उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो आवश्यकता आपको पता लगी, आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब सतत आवेश वितरण की बात आए, सतत आवेश वितरण और विभक्त आवेश विभक्त, मैंने बता दिया कि जब चार्ज इस प्रकार से हो कि उसको अलग अलग डिफाइन आप कर सकते हो, अलग अलग चार्ज से आप डिस्टेंस बता के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर सकते हैं, वो विभक्त आवेश होता है, जो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा, दर्पण सिद्धांत उस पे लागू हुआ। सतत आवेश वितरण क्या होगा, चैप्टर में आगे और विस्तार से हम पढ़ेंगे। अभी मैं इतना बता देता हूँ, सतत आवेश वितरण जैसे मैंने बताया कि इतना चार्ज एक पास पास में हो कि आप उसको अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते किसी एक पॉइंट पे, उसके कारण आप डायरेक्ट कूलॉम नियम से नहीं दे सकते विद्युत क्षेत्र का मान, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? गॉस लॉ का प्रयोग करना पड़ता है। फिर उसके अंदर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें आएंगी। गॉस लॉ जो है विद्युत फ्लक्स पर अप्लाई होता है, हम आगे चर्चा करेंगे विद्युत फ्लक्स क्या होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स अपने पास आएगी, एरिया वेक्टर जिसे कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश जिसे कहते हैं। हम आगे चर्चा करेंगे कि क्षेत्रफल सदिश, ये सदिश क्यों होता है, क्या क्षेत्रफल हमेशा ही सदिश होता है कि नहीं होता, क्या वो अदिश भी होता है, ये सभी चीजें हम आगे डिफाइन करेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको ये पता लग जाए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, पहले चैप्टर में हमने क्या किया, दूसरे चैप्टर में हम क्या करेंगे। तो यानी आपको पता लग गया होगा कि कूलॉम नियम से तो हम विभक्त आवेश पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी पॉइंट पर बता सकते हैं। लेकिन जब बात आए सतत आवेश कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तब हमें अपना जो कूलॉम नियम है, दर्पण सिद्धांत, वो नहीं लगा सकते। तब हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? गॉस लॉ की हेल्प लेनी पड़ती है। गॉस नाम के वैज्ञानिक ने इस प्रकार के चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बताने की कुछ विधियां बताई, कहाँ कहाँ पर उसके एप्लीकेशन है, इसका एक नियम है, उस नियम को फॉलो करते हुए कहाँ पर लागू होता है, ये बातें सभी अपने को ध्यान रखनी पड़ेंगी। और इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस प्रकार से ज्ञात किए जाएंगे। एक लीनियर वस्तु से किसी r डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है, तो उस पे आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। कोई सरफेस आपके पास दे रखा है, सरफेस वो चालक भी हो सकता है, अचालक भी हो सकता है, तो इसके कारण किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। और फिर बात करेंगे हम 3D यानी कि गोले की, तो गोला जो है वो खोखला गोला भी हो सकता है और सॉलिड गोला भी हो सकता है, ठोस गोला भी हो सकता है। तो इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैसे ज्ञात किया जाएगा, ये सब चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2 गॉस लॉ और इट्स एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग के अंदर ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के मान जो हम ज्ञात करेंगे वो आ जाते हैं।